हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल इंटेस्टेट। जिससे हमने मेल के लिए सेक्शन 8 पढ़ा था, वैसे ही आज हम HSA का हिंदू सक्सेशन एक्ट का अगर कोई फीमेल मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे बचे हुए उसके एयर्स को दी जाएगी, ये हम देखेंगे। और फीमेल्स की प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है अगर उसने कोई विल नहीं बनाई है, ये दिया हुआ है HSA के सेक्शन 15 में। सो लेट्स सी कि हम कैसे अगर कोई फीमेल मर जाती है बिना विल बनाए तो हम उसकी जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसके मरने के बाद हम उसे किसे देंगे, ये हमारा क्वेश्चन रह जाता है। हाउ टू डिवॉल्व द प्रॉपर्टी विच फीमेल इंटेस्टेट लेफ्ट आफ्टर शी डाइड, है ना। तो सबसे पहले तो कि एक हिंदू फीमेल की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके मरने के बाद दो तरीके से डिवॉल्व हो सकती है। एक तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन यानी कि विल। अगर कोई फीमेल विल बना के बनती है मरती है तो फिर वो HSA के अंदर नहीं आएगी, और उसकी जो मरने के बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके अकॉर्डिंग डिवॉल्व होगी, विल में। अगर उसने लिखा है कि विल में एक ही बेटे को मिलेगा तो उसके एक ही बेटे को उसकी सारी प्रॉपर्टी मिलेगी उसके मरने के बाद। तो एक तो फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद विल से डिवॉल्व हो सकती है, विल डिसाइड करेगी कि किसे कितनी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। दूसरा है इंटरस्टेट सक्सेशन, और ये ज़्यादातर केसेस में होता है जब कोई फीमेल हिंदू मरती है और उसने पहले से अपनी विल नहीं बना रखी होती, वसीयत नहीं बना रखी होती है, तो फिर प्रॉपर्टी डिवॉल्व कौन करता है, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे बांटा जाए, ये हमें बताता है HSA हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 15। कि उसके बेटों को मिलनी चाहिए, उसके हस्बैंड को मिलनी चाहिए, वो नहीं हो तो हस्बैंड के जो जितने भी एयर्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, उन्हें मिलनी चाहिए, ऐसा है। सो दो तरीके से हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो सकती है उसके मरने के बाद। डिवॉल्व मतलब शेयर्स बच सकते हैं उस प्रॉपर्टी के, किसे मिलनी चाहिए। एक है बाय विल, और अगर विल नहीं बनाए तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत इंटरस्टेट सक्सेशन। Interstate succession of females is governed by section 15 and 16 of Hindu Succession Act, और मेल्स के लिए होता है सेक्शन 8 to 10। और HSA के अंदर जो इंटरस्टेट सक्सेशन ऑफ फीमेल्स है, फीमेल्स की प्रॉपर्टी किसे किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो अलग है हिंदू मेल्स से अंडर HSA। तो सेक्शन 8 जो है वो अलग रूल्स ले डाउन करता है। वो क्या ले डाउन करता है, क्लास 1 है, क्लास 2 ऐसा है ना। सेक्शन 15 अलग रूल्स ले डाउन करता है। वो एक हायरार्की बना देता है कि या तो इन्हें मिलेगी, ये नहीं होंगे तो इन्हें मिलेगी। और ये जो सेक्शन 15 है ना, इसमें पेट्रियार्कल सोच है, क्योंकि फीमेल की जो बर्थ रिलेटिव है जैसे मदर, फादर, ब्रदर, उन्हें हस्बैंड के रिलेटिव्स से कम राइट दिए गए हैं। उन्हें हस्बैंड के रिलेटिव्स के बाद प्रॉपर्टी मिलती है, साफ समझिए। हम आगे आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि फीमेल्स का जो सक्सेशन होता है, फीमेल्स के जो मरने के बाद अगर वो बिना विल बनाए मरती हैं तो उनका इंटरस्टेट सक्सेशन जो होगा वो मेल्स से काफ़ी डिफरेंट होगा, रूल्स अलग अलग हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, और ये जो सेक्शन 15 और 16 है ना, ये तभी अप्लाई करेंगे जब वो वुमेन के एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो ये दो लैंड है, ये एक फीमेल के अंडर में है ना। इसमें ये लैंड जो थी, लैंड ए, ये उसने अपने पैसों से ख़रीदी थी। अब अपने पैसों से ख़रीदी तो मतलब उसके पास उसकी पूरी ओनरशिप आ गई, वही मालिक है ना, क्योंकि अब तो उसने ख़रीद लिया। तो ये हो गई उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। जहाँ पे पूरी ओनरशिप होती है वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो मान लो प्रॉपर्टी बी जो है, ये उसके हस्बैंड ने विल में दी और कहा कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए या सिर्फ जीवन टाइम के लिए ही वो वुमेन जो है वो इसका यूज़ कर सकती है। तो उसके पास बेचने का राइट नहीं है, क्योंकि वो जीवन टाइम के लिए ही है ना। उसके पास और राइट्स नहीं है जो ओनर के होते हैं। उसके पास सिर्फ क्या राइट है कि वो एंजॉय कर सकती है प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी पे रह सकती है जब तक वो जिंदा है। तो ये उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं हुई, उसके पास कोई ओनरशिप ही नहीं है, वो मालिक ही नहीं है, वो तो बस
उसे इतना राइट दिया गया कि वो घर में रहे। तो सेक्शन 15 और 16 किस पे अप्लाई होगा? उस प्रॉपर्टी की जिसकी वो पूरी तरह से मालिक है। जो इस प्रॉपर्टी की वो पूरी तरह से मालिक नहीं है, जो आप सेक्शन 14 में पढ़ेंगे लिमिटेड एस्टेट ऑफ द वुमेन के बारे में भी, वो वापस चली जाती है रिवर्शनर्स के। रिवर्शनर मतलब जिस बंदे ने दिया है उसके रिलेटिव्स को, मे बी हस्बैंड के रिलेटिव्स को, तो वो रिवर्शनर हो जाता है, हस्बैंड के ब्रदर, हस्बैंड के फादर वगैरह। सो सेक्शन 15 और 16 का हमें अभी तक बस याद रखना है। सेक्शन 15 और 16 का जो फीमेल इंटरस्टेट का जो सक्सेशन होता है वो कब अप्लाई होगा? जब उसके पास फुल ओनरशिप होगी प्रॉपर्टी की। अगर लिमिटेड राइट है, लिमिटेड एस्टेट है, तो अप्लाई नहीं होगा। और जैसा कि हमने बताया था कि रूल्स ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन फॉर फीमेल स्टिल इको पेट्रियार्कल नोशन, हम अभी आगे 15 सेक्शन 15 पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये डबल मार्क करके याद रखिएगा। सो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? आपको आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चन, है ना? तो आपको देखना होगा उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व करते वक्त, एक तो ये कि क्या उस फीमेल के कोई बच्चे हैं या नहीं, और दूसरा ये कि उसे किस से प्रॉपर्टी मिली है। क्योंकि अगर हस्बैंड और फादर इन लॉ या मदर और फादर से इनहेरिटेंस में मिलती है प्रॉपर्टी, और अगर उसके कोई बच्चे नहीं होते हैं, तो उसका जो डिवोल्यूशन का मेथड है, जो प्रॉपर्टी देने का मेथड है, जो एयर्स हो जाते हैं वो बदल जाते हैं। तो इसलिए आपको पहले ये देखना है, एक तो सोर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, और एक इशू है या नहीं है, बच्चे हैं या नहीं है। इसके बारे में हम अभी आगे काफ़ी इलेबोरेट कर देंगे, लेकिन ये तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा कि ये आपको चेक करना ही करना है, ये मंत्र है इस पूरे फीमेल इंटरस्टेट सक्सेशन का। सो ये है सेक्शन 15। ये पूरा सेक्शन 15 है, हम एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन 15 हमें क्या बताता है? सेक्शन 15 हमें हायरार्की ऑफ एयर्स बताता है कि किसे पहले मिलेगा, अगर वो ना हो तो किसे मिलेगा, फिर किसे मिलेगा। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 15 क्या बताता है, किसे शेयर मिलेगा। ठीक है, अगर कोई फीमेल हिंदू मरती है और उसने विल नहीं बनाई, तो जो वुमेन मरी है उसकी प्रॉपर्टी में किसे शेयर मिलेगा, ये कौन बताता है? सेक्शन नंबर 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। क्या कहता है सेक्शन 15? कि सबसे पहले अगर उसने विल नहीं बनाई तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जाएगी सन्स, डॉटर्स, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ डॉटर एंड द हस्बैंड। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी किसे जाएगी? सन, डॉटर, प्रीडिसीज सन या डॉटर एंड द हस्बैंड। मान लो ये वुमेन एक्स मरी है ना, और इसका एक हस्बैंड था एच, इसके दो बच्चे थे ए और बी। ए डॉटर थी और बी सन था। बी मर गया, लेकिन उसने एक बच्चा सी छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन एंटाइटल है ये जो वुमेन एक्स है इसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए? एक तो ये है एज पर 15(1)(a) हस्बैंड, उसके डॉटर और सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, इन तीनों को सबसे पहले प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर ये तीनों हैं सन, डॉटर, चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज सन और अ डॉटर, प्रीडिसीज सन मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन जिनके मदर या फादर नहीं रहे हैं, है ना। यहाँ पे बी मर गया तो एक्स के ग्रैंड चाइल्ड को प्रॉपर्टी मिल गई। चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज चाइल्ड, चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज चाइल्ड, ये प्री डिसीज चाइल्ड हो गया, उसका बच्चा जो है उसे भी प्रॉपर्टी मिलती है। और हस्बैंड, तो इन चार लोगों को, सिर्फ इन चार लोगों को, अगर ये चार एग्जिस्ट करते हैं तो बाकी इनमें से किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर ये चार में से कोई एक भी एग्जिस्ट करता है, कौन कौन? सन, डॉटर, हस्बैंड या चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चाइल्ड। अब मान लो यहाँ पे इस केस में एक्स जो है ना, ये एक्स का भाई भी था, ठीक है, और इसमें यहाँ पे हस्बैंड की भी मौत हो गई है और ये डॉटर की भी मौत हो गई है। सिर्फ क्या बचा है? चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन।
तो इस केस में भी सिर्फ इस सी को मिलेगा, चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज चाइल्ड। अगर 15(1)(a) में से कोई भी एयर है, चाहे वो सन हो, चाहे वो डॉटर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, या चाहे वो चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज सन और डॉटर हो, है ना, इनमें से कोई एक भी है, तो अदर रिलेटिव्स को, जैसे यहाँ पे एयर्स ऑफ हस्बैंड है, मदर और फादर है, एयर्स ऑफ फादर है, एयर्स ऑफ मदर एंड फादर है, इन लोगों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स के भाई को नहीं मिलेगा, भले ही सिर्फ दो ही वो एयर्स हो, एक उसका भाई और एक ये सी। यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी किसे चली जाएगी, सी को। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसी ऊपर वाली एंट्री में अगर कोई एक भी बंदा है, तो नीचे वाली सारी एंट्रीज जो हैं बी सी डी, इनमें से किसी को भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला कौन है, सन एंड डॉटर, है ना, इन द हस्बैंड एंड द चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन और डॉटर। सेकंड है heirs ऑफ द हस्बैंड। heirs ऑफ द हस्बैंड हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम अभी आगे अच्छे से भी देखेंगे। लेकिन अगर मान लो नहीं, जो वुमन मरी है उसका सन भी नहीं है, डॉटर भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, और सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन या चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन है नहीं, है ना, तो फिर इन दिस केस जब ना ही सन है, ना ही डॉटर है, ना ही चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज सन और डॉटर है, और ना ही हस्बैंड है, जब ये चार लोग नहीं है, तब हम किस पे आएंगे, तब हम आएंगे सेक्शन 15(1)(b) पे। अब 15(1)(b) के अकॉर्डिंग किन्हें मिलना चाहिए प्रॉपर्टी, है ना। अब मान लो ये एक्स है, ये जो अगेन सेम वुमेन है, ये एक्स है, ये मरी है, इसका हस्बैंड कई साल पहले ही मर चुका है ना। हस्बैंड की माँ जिंदा है, और एक्स की मदर जिंदा है ना, और एक्स और उसके हस्बैंड को कोई इशू नहीं था, है ना। तो ना ही सन है, ना ही डॉटर है, ना ही चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन है, और हस्बैंड भी मर गया है, तो कैटेगरी ए में से कोई भी नहीं है। अब कैटेगरी बी पे आते हैं, किसे मिलना चाहिए, एयर्स ऑफ द हस्बैंड को, है ना। अब इन दिस केस जहाँ पे भी एयर्स ऑफ द हस्बैंड आएगा, या एयर्स ऑफ द फादर, एयर्स ऑफ द मदर आएगा, मतलब जहाँ पे भी एयर्स ऑफ आएगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये एक्सज्यूम करेंगे, क्योंकि अब एक्स के बच्चे हैं नहीं, और सन डॉटर हस्बैंड चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन में से भी कोई नहीं है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, हस्बैंड की है। ये एक अजम्पशन है, एक्स की प्रॉपर्टी किसकी है, हस्बैंड की। और हम ये अज्यूम करेंगे कि हस्बैंड मरा है, तो वो जो प्रॉपर्टी थी एक्स की, वो अब कैसे डिवॉल्व होगी, क्योंकि अब हमने ये मान लिया कि हस्बैंड मरा है, तो वो ऐसे डिवॉल्व होगी, वो होगी सेक्शन 8 से। अब हम उससे एज अ हस्बैंड की प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्लास 1 एयर्स को देंगे, फिर क्लास 2 एयर्स को देंगे, है ना। यहाँ पे क्लास 1 एयर कौन हुई हस्बैंड की, उसकी मदर जो जिंदा है, तो सिर्फ हस्बैंड की मदर यानी कि एक्स की मदर इन लॉ को मिलेगा प्रॉपर्टी एज अ एयर ऑफ अ हस्बैंड। और डिवॉल्व कैसे करेंगे, हम ये मानेंगे कि एक्स का जो हस्बैंड था वो प्रॉपर्टी उसी की थी, और एक्स का हस्बैंड मरा है, तो फिर हम सेक्शन 8 के अंडर डिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्स की अपनी मदर को कुछ नहीं मिल रहा, एक्स के जो हस्बैंड है उसकी मदर को मिल रहा है, क्योंकि वो क्लास 1 एयर है। और हम कैसे डिवॉल्व कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि क्योंकि उसका ना ही कोई हस्बैंड, ना ही हस्बैंड जिंदा है, ना ही बच्चे वगैरह हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि हम किसे देंगे, एयर्स ऑफ द हस्बैंड को। और एयर्स ऑफ द हस्बैंड के लिए हमें ये प्रिज्यूम करना ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की है, और हस्बैंड मरा है तो उसकी क्लास 1 एयर्स को दी जाएगी। तो बस इतना ही है एयर्स ऑफ द हस्बैंड। फिर अगर एयर्स ऑफ द हस्बैंड भी नहीं है, मान लो ये मदर इन लॉ मर चुकी है ना, तब जाएगा एक्स के मदर या फादर को, यानी कि जो वुमन मरी है उसके मदर या फादर को। अगर ये हस्बैंड की मदर भी नहीं है, तब जाके एक्स की मदर को ये प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर हस्बैंड, तो ये ऐसा है कि अगर ए में ए के लोग हैं जिंदा, एक भी लोग है तो बी को नहीं मिलेगा, बी की कैटेगरी के लोग जिंदा है तो सी को नहीं मिलेगा, जब बी के लोग नहीं होंगे तो सी के कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। ऐसे चलता है ये सक्सेशन, है ना।
तो अब हम देखते हैं कि मदर और फादर का कब होगा, जब ना ही हस्बैंड सन डॉटर या चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन है और ना ही heirs ऑफ हस्बैंड है, तब जाके मदर और फादर को मिलेगा। और यही पेट्रियार्कल अप्रोच है, क्योंकि हस्बैंड के heirs को अपने मदर और फादर या मदर और फादर ब्रदर, मतलब आगे heirs ऑफ फादर में ब्रदर आता है, ब्रदर एंड सिस्टर, बट हाँ heirs ऑफ हस्बैंड को फीमेल के जो नेटल फैमिली है जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है उससे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। कहीं ना कहीं आप मान रहे हो कि वुमेन, कहीं ना कहीं आप वुमेन को हस्बैंड से एसोसिएट कर रहे हो। उसके मदर और फादर देखो थर्ड कैटेगरी में, जब हस्बैंड और बच्चे नहीं है और जब heirs ऑफ हस्बैंड नहीं है तब उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यही है पेट्रियार्कल अप्रोच। एनीवेज अब हम आगे बढ़ते हैं क्लॉज डी पे। क्लॉज डी क्या कह रहा है, अपॉन द heirs ऑफ फादर। अब अगर मदर एंड फादर भी नहीं है ना, ये है एक्स, इसके ना ही कोई हस्बैंड है ना ही कोई बच्चे हैं, ठीक है। इसकी मदर थी और उन मदर की भी पहले ही डेथ हो चुकी है और उसका एक भाई था, उसका एक भाई है ना। और तो अब किस पे डिवॉल्व होगी, अपॉन द heirs ऑफ फादर। ये याद रखिएगा, heirs ऑफ फादर में हमेशा भाई बहनों को मिलती है। तो कहीं पे भी अगर भाई बहन का मेंशन हो तो वो heirs ऑफ फादर से ही ले सकते हैं और कोई तरीका ही नहीं है उनके लेने का, है ना। तो अगर मदर फादर नहीं है, heirs ऑफ हस्बैंड नहीं है, ये शादी नहीं हुई तो फर्स्ट टू तो हट ही जाएंगे एकदम, है ना। तब जाके ब्रदर या सिस्टर को मिलेगा एज अ हेयर ऑफ फादर। क्योंकि हेयर ऑफ फादर में हमने कैसे बताया था क्या होता है, जहाँ पे भी हेयर आता है तो हम ये मानेंगे कि एक्स जो है उसकी प्रॉपर्टी ना होके वो उसके फादर की प्रॉपर्टी थी इन केस ऑफ heirs ऑफ फादर। और हम मानेंगे कि क्योंकि वो उसके फादर की प्रॉपर्टी थी और हम अज्यूम करेंगे कि उसके फादर मरे हैं एक्स की जगह पे, हम ये मानेंगे कि एक्स की प्रॉपर्टी जो है वो एक्स के फादर की प्रॉपर्टी थी heirs ऑफ फादर के लिए डिवॉल्व करने के लिए, और एक्स नहीं उसके फादर मरे थे। तो हम सेक्शन 8 से डिवॉल्व करेंगे कि अगर उसके फादर मरते तो किसे किसे जाता। अब सन्स डॉटर्स ये सब क्लास 1 heirs है ना। तो एक्स के फादर के सन और डॉटर कौन हो, एक्स और उसका भाई ब्रदर, है ना। तो इसीलिए heirs ऑफ फादर में ब्रदर को मिलेगा। heirs ऑफ फादर में हमेशा ब्रदर और सिस्टर को मिलता है वुमेन की। जो भी वुमेन, जैसे यहाँ पे एक्स मरी है तो उसके भाई बहन को हमेशा heirs ऑफ फादर में ही मिलेगा। और heirs ऑफ हस्बैंड में किसे किसे मिल सकता है, मदर इन लॉ को मिल सकता है, स्टेप सन को मिल सकता है। ये आप याद रखिएगा, कहीं पे भी आए तो ये याद रखना चाहिए कि कौन सा अप्लाई होगा। और स्टेप सन, heirs ऑफ हस्बैंड और heirs ऑफ फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, यूजुअली यही पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ये याद रखिएगा। heirs ऑफ हस्बैंड कौन कौन है, मदर इन लॉ एंड स्टेप सन। और भी एग्जाम्पल है लेकिन यूजुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आता है। और heirs ऑफ फादर कौन कौन है, ब्रदर एंड सिस्टर। एंड लास्टली अपॉन द heirs ऑफ मदर, अगर heirs ऑफ फादर भी नहीं है, मदर फादर भी नहीं है, heirs ऑफ हस्बैंड भी नहीं है, सन्स डॉटर्स भी नहीं है, तब heirs ऑफ मदर को जाता है। और तब ये माना जाएगा कि एक्स की जो प्रॉपर्टी थी वो एक्स की नहीं थी, वो उसकी मदर की थी, ठीक है। और उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व किया जाएगा। ये यूजुअली इन किन केसेस में आता है, जब उनका कोई जो वुमेन मरी है उनका कोई एक भाई बहन या तो इलेजिटिमेट हो या फिर यूटेराइन ब्रदर्स हो, मतलब मदर सेम है फादर डिफरेंट है, तब heirs ऑफ मदर का आता है यूटेराइन सिबलिंग्स, ठीक है। यूजुअली इनका ही आता है heirs ऑफ मदर में। मान लो यहाँ ये एक एम थी, उनकी बेटी एक्स की डेथ हो गई है, मदर अब नहीं रही, मदर काफ़ी साल पहले गुजर गई, अब एक्स की डेथ हुई है। एक्स के पैदा होने से पहले मदर का एक क्या कहते हैं हम, हाँ मदर की एक और शादी हुई थी और उन्हें एक बच्चा वाई हुआ था, है ना। ये दोनों हाफ है ना, मतलब फादर्स अलग है, मदर सेम है। बट क्योंकि अब हम ये मानेंगे कि एक्स की प्रॉपर्टी एक्स की ना होकर उसकी मदर की है, तो इसीलिए
मदर ये कैसे डिवॉल्व होगी, सेक्शन 15 से। तो हमने माना कि ये मदर की प्रॉपर्टी है, जो एक्स की प्रॉपर्टी जिसे हमें शेयर में बांटना है, कैसे किसे देंगे। अब एयर्स ऑफ मदर में हम ये मानेंगे कि वो मदर की प्रॉपर्टी है। अब मदर की प्रॉपर्टी सबसे कैसे पहले किसे जाएगी, उनके बच्चों को, यानी कि सन एंड डॉटर। डॉटर मर गई है तो किसे जाएगी, वाई को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी एक्स की एज अ एयर ऑफ मदर, है ना। तो जहाँ पे भी एयर आए आपको ये अज्यूम करना है, जैसे एयर ऑफ हस्बैंड में है तो आपको ये अज्यूम करना है कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी, और फिर उसे उस तरीके से डिवॉल्व करना है, ऐसी एयर ऑफ फादर, एयर ऑफ मदर, है ना। अब आते हैं क्लॉज 2। 15 क्लॉज 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 15 क्लॉज 2 क्यों इम्पोर्टेंट है, 15 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई है, इनहेरिट याद करिएगा, इनहेरिट किससे हो सकती है, या तो सेक्शन 8 से या 15 से, है ना। किसी के मरने के बाद ही इनहेरिटेंस हो सकता है। और सेक्शन 15(2) जो है, दोनों केसेस ए और बी में सिर्फ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे अप्लाई होते हैं और किसी में नहीं। और इनहेरिट भी किससे की है, पहले सेक्शन ही हम पूरा पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई है बाय अ फीमेल हिंदू मदर या फादर से, तो ये हो गया सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस फ्रॉम मदर ऑफ और फादर। अगर सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया था, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो क्या फीमेल के इशू हैं या नहीं जो फीमेल मरी है, और दूसरा सोर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 2A किस पे अप्लाई होता है, 15(2)A अप्लाई होता है उन प्रॉपर्टी पे जिनका सोर्स है बाय इनहेरिटेंस फ्रॉम मदर और फादर इन द एब्सेंस ऑफ एनी सन और डॉटर। तो अगर कोई वुमेन के कोई बच्चे नहीं है, बच्चे मर चुके हैं, यानी कि शी इज इशूलेस, और उसका सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, इनहेरिटेंस फ्रॉम मदर एंड फादर। और बच्चे में इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज सन और डॉटर, है ना। तो इन दिस केस अगर उसके कोई बच्चे नहीं हैं और उसने प्रॉपर्टी अपने मदर या फादर से इनहेरिट की है, तो वो प्रॉपर्टी किसे जाएगी, इस ये जो हायरार्की इसे फॉलो ना करते हुए वो सीधे एयर्स ऑफ द फादर को ही जाएगी। और एयर्स ऑफ द फादर मैंने क्या बताया, ब्रदर सिस्टर यूजुअली यही होते हैं। तो अगेन सेक्शन 2 क्या कह रहा है, 2A कह रहा है कि अगर किसी फीमेल के कोई बच्चे नहीं है, यानी कि इशूलेस, है ना। दो चीज़ें चेक करनी है, इशूलेस और सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फीमेल क्या होनी चाहिए, पहला इशूलेस, और सेकंड उसे इनहेरिटेंस मिलनी चाहिए मदर या फादर से। चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस फ्रॉम मदर और फादर। सिर्फ इसी केस में अगर ना ही उसके कोई बच्चे हैं और उसे इनहेरिटेंस भी मदर और फादर से मिली है, तो फिर इन दिस केस प्रॉपर्टी किससे जाएगी, ऐसे हस्बैंड, एयर्स ऑफ हस्बैंड इसे नहीं जाएगी, सीधा एयर्स ऑफ फादर को जाएगी। इन दिस केस अगर हस्बैंड जिंदा भी है तो भी उसे प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। हाँ, इसके बारे में हम अभी आगे दोबारा पढ़ेंगे इलेबोरेटली। और सेक्शन 2 भी क्या कह रहा है, अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई है, अगेन सोर्स ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम हर हस्बैंड और हर फादर इन लॉ, ठीक है। सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, इनहेरिटेंस फ्रॉम हस्बैंड और फादर इन लॉ, और शी डाइज इशूलेस। तो दो चीज़ें अगेन हमें देखनी है, इशूलेस और इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर इन लॉ और हस्बैंड। तो इन दिस केस ये हायरार्की फॉलो ना होते हुए सीधा किसे जाएगा, एयर्स ऑफ हस्बैंड को, ठीक है। तो सेक्शन 15(1) में एक हायरार्की दे रखी है कि पहले बच्चों को जाएगा, हस्बैंड को जाएगा, फिर उसके बाद अगर उनमें से कोई नहीं है तो एयर्स ऑफ हस्बैंड को जाएगा, उनमें से कोई नहीं है तो मदर और फादर को जाएगा, उनमें से कोई नहीं है तो एयर्स ऑफ फादर को जाएगा, और उनमें से कोई नहीं है तो एयर्स ऑफ मदर को जाएगा। लेकिन ये जो हायरार्की है, ये जो लिस्ट है, ये अप्लाई नहीं करती किन दो सिनेरियो में, पहला अगर किसी वुमन के बच्चे नहीं हैं और उसने जो भी प्रॉपर्टी जिसको हमें डिवॉल्व करना है, जो क्वेश्चन में है, वो इनहेरिट की है मदर या फादर से। तो दो चीज़ें चेक करनी है 15(2) में आने के लिए, इनहेरिटेंस फ्रॉम मदर और फादर, एंड सेकंड इशूलेस। तो उस केस में क्या होगा, प्रॉपर्टी जाएगी एयर्स ऑफ फादर को। एयर्स ऑफ फादर कौन होता है, ब्रदर सिस्टर, इवन तो हस्बैंड जिंदा है, बच्चे नहीं है सिर्फ, तो भी एयर्स ऑफ फादर को ही जाएगी अगर प्रॉपर्टी
इनहेरिट की गई है मदर या फादर से और बच्चे नहीं हैं। बच्चे हैं तो फिर बच्चों को प्रॉपर्टी चली जाती है। एज सिंपल एज दैट। और 2B में भी हमें यही देखना है कि बच्चे हैं या नहीं है और सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। अगर बच्चे नहीं हैं और प्रॉपर्टी इनहेरिट की है उस वुमेन ने, या इनहेरिट की थी उस वुमेन ने अपने हस्बैंड या फादर इन लॉ से, तो उसकी प्रॉपर्टी 15(1) को फॉलो ना करते हुए सीधा एयर्स ऑफ हस्बैंड को जाएगी। कब? जब वो इशूलेस हो गए, कोई बच्चे नहीं होंगे और प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी हस्बैंड या हस्बैंड के फादर से, फादर इन लॉ। अब हम इन सेक्शंस को एलैबोरेटली पढ़ेंगे। उससे पहले हम सेक्शन 16 देख लेते हैं। सेक्शन 16 क्या बताता है? सेक्शन 16 बस ये बताता है कि सेक्शन 15 को ये सपोर्ट करता है और बताता है कि कैसे किसे कितना शेयर मिलने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटर स्टेट प्रॉपर्टी है ना। तो पहला रूल 116 का क्या है जो हमने अभी बताया कि सब सेक्शन 15 की जो 15 का जो सब सेक्शन 1 था उसमें अगर ऊपर की एंट्री में कोई भी बंदा है तो फिर सक्सीडिंग एंट्री को नहीं मिलेगा कुछ भी, और जो सेम एंट्री के हैं वो बराबर बराबर का शेयर लेंगे। सो मान लो हमने क्या पढ़ा, ABCD और E। पहले किसे मिलता है? सन्स, डॉटर, चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज चिल्ड्रन और हस्बैंड को, है ना। तो रूल 1 क्या कहता है? अगर एंट्री 1 यानी कि ए में एक भी एयर है, मान लो एक ही सन बचा है ना, तो इन दिस केस हम ये एंट्री 1 को यानी ये एंट्री ए को प्रेफर करेंगे एंट्री बी को। जब तक एंट्री ए में से कोई नहीं होगा तब तक बी को प्रॉपर्टी, बी वाले मतलब लोगों को, बी के अंदर जो भी लोग आते हैं एयर्स ऑफ हस्बैंड को प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी जब तक सन, डॉटर, हस्बैंड और चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज चिल्ड्रन ना हो। सो ये कहता है रूल 1 क्या कहता है कि ऊपर वाली एंट्री में से अगर एक भी कोई प्रेजेंट है तो नीचे वाली एंट्री के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये है रूल 1। और ये कहता है कि पीपल इन द सेम एंट्री, तो जो एक के अंदर जिन जिन लोगों को मेंशन किया है वो साइमल्टेनियसली लेंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे ए में मेंशन किया था सन, डॉटर, हस्बैंड, अगर ये तीनों प्रेजेंट हैं तो ये तीनों साथ में लेंगे एट द एक्सक्लूजन ऑफ अदर एंट्रीज। यही बस रूल 1 कहना चाह रहा है कि अगर ए के जितने भी लोग थे वो प्रेजेंट हैं तो बाकी जो एंट्री के लोग हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और एक के एंट्री में जितने भी लोग जिंदा हैं उन्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मतलब जैसे मान लो एक वुमन का ब्रदर है, हस्बैंड है और उसके 2 बच्चे हैं, एक सन और डॉटर है। अब क्योंकि एंट्री ए यानी कि सन, डॉटर और हस्बैंड प्रेजेंट है तो बाकी की एंट्री के लोगों को यानी कि उसके ब्रदर को कुछ नहीं मिलेगा और सन, डॉटर और हस्बैंड एक साथ प्रॉपर्टी लेंगे बराबर बराबर हिस्से में। यही रूल 1 कहना चाह रहा है। देन रूल 2 क्या कह रहा है कि तो रूल 2 ये कह रहा है कि मान लो किसी वुमेन के बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं लेकिन उनके बच्चों के बच्चे अभी भी ज़िंदा हैं तो वो क्या लेंगे? वो इक्वल शेयर लेंगे जैसा कि उनके मरे हुए सन या डॉटर लेते। सो मान लो ये वुमेन एक्स है, ये मरी है और इनकी प्रॉपर्टी हमें देनी है। अब इनके 2 बच्चे थे, ए और बी, ठीक है। बी पहले मर चुके हैं लेकिन बी किसे छोड़ के गए हैं? अपने 2 बच्चों को, सी और डी को। तो इन दिस केस क्या होगा? सी और डी को सिर्फ उतना ही शेयर मिलेगा जितना बी का शेयर था, मतलब वो आधा आधा कर लेंगे। तो इन दिस केस एक्स के 2 बच्चे हैं ना, तो इन्हें आधा मिलता और अगर बी जिंदा होता तो इसे आधा मिलता, है ना। तो ये बी का शेयर हो जाता अगर बी जिंदा होता, लेकिन क्योंकि बी जिंदा नहीं है तो यही आधा शेयर जो है जो बी को मिलता वो इन दोनों में डिवाइड होके, यानी कि आधे को अगर 2 से डिवाइड करें तो 1/4 हो जाता है। तो सी और डी को 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी ही मिलेगा।
ये जो आधा शेयर बी को मिलता ये इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। यही कहने का मतलब है इस रूल 2 का। अगेन दोबारा से हम देख लेते हैं। तो देखो, चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज सन को आपने पर कैपिटा पर टाइप पढ़ा होगा पार्टीशन के टाइम पे। तो पर कैपिटा के ज़रिए से डिवाइड होगा सिर्फ किसके लिए, सन ऑफ अ प्री डिसीज सन और डॉटर, वरना सबको अपना अपना शेयर मिलेगा। मान लो एक हस्बैंड है, ये वुमेन एक्स है, ये जो मर गई है, इसके 3 बच्चे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, सी पहले ही मर गया था, वो अपने 2 बच्चों को छोड़ के गया है, डी और ई। अगर वो एक बच्चा छोड़ के जाता तो उसका पूरा शेयर उसी एक बच्चे को मिल जाता, लेकिन क्योंकि ये 2 बच्चे छोड़ के गए तो एक्स मरी है। अब एक्स को कौन कौन, एक्स की प्रॉपर्टी कौन कौन इनहेरिट कर सकता है एज पर 15(1), हस्बैंड, चिल्ड्रन, है ना। तो और चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज चिल्ड्रन, लेकिन चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज चिल्ड्रन का शेयर डिटरमाइन करने के लिए हम सिर्फ सी का शेयर काउंट करेंगे। इन दोनों को अलग से काउंट, अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, हम पहले सी का शेयर निकालेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 1/4 सबको मिलेगा, है ना। सी को भी 1/4 मिलेगा, ए को भी 1/4, बी को भी 1/4। अब ये जो सी का 1/4 शेयर है सिर्फ प्री डिसीज चिल्ड्रन के केस में, जो उनके पेरेंट को मिलता वो अब इन दोनों में वो अब उन्हें मिलेगा, और ये दोनों हाफ हाफ कर लेंगे। तो डी को 1/8 मिल गया, 1/4 का हाफ, और ई को 1/8 मिल जाएगा, है ना। तो ये रूल 2 कह रहा है कि चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज चिल्ड्रन पर कैपिटल लेंगे, वो वही लेंगे, उसी में से शेयर करेंगे जिसमें जो उनके पेरेंट को, यानी कि यहाँ पे इन दिस केस सी को मिलने वाला था, सी को कितना मिलने वाला था 1/4, तो वो उसी 1/4 में से शेयर करेंगे, है ना। ये कहता है रूल 2। और रूल 3 कहता है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन केस ऑफ एयर्स ऑफ हस्बैंड, एयर्स ऑफ फादर और एयर्स ऑफ मदर, सेक्शन 15(2) में भी एयर्स ऑफ फादर और एयर्स ऑफ मदर की बात है, सॉरी एयर्स ऑफ हस्बैंड और एयर्स ऑफ फादर की बात है। इस केस में हम क्या मानेंगे, इस केस में हम ऐसा मानेंगे कि प्रॉपर्टी जो थी, जो वुमेन की प्रॉपर्टी थी, अब जहाँ पे एयर्स ऑफ फादर आ गया मान लो, तो हम ये मानेंगे कि वो फादर की ही प्रॉपर्टी थी और फादर मरे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो मरे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन हो रहा है, जो कि किससे होगा, सेक्शन 8 से, और उनके एयर्स को मिलेगा, हम ये मानेंगे। ठीक है, ऐसी एयर्स ऑफ हस्बैंड के केस में हम ये मानेंगे कि हस्बैंड की वो प्रॉपर्टी थी और हस्बैंड की डेथ हुई है, तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी किसे किसे मिलनी चाहिए, वो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये माना जाएगा कि जिसके एयर्स हैं उसकी प्रॉपर्टी, एयर्स ऑफ हस्बैंड में हस्बैंड की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, भले ही वो थी वुमेन की, लेकिन जहाँ पे भी एयर्स ऑफ हस्बैंड आएगा तो ये असम्पशन आ जाता है कि वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी, या एयर्स ऑफ फादर आएगा तो ऐसा असम्पशन आ जाएगा कि वो फादर की प्रॉपर्टी थी, भले ही वो वुमेन की थी, लेकिन असम्पशन क्या आएगा, हस्बैंड या फादर की प्रॉपर्टी थी, हस्बैंड या फादर मरे हैं, तो फिर मान लो हस्बैंड, हमने माना एयर्स ऑफ फादर, तो हम ये मानेंगे फादर मरे हैं। अब अगर फादर मरे हैं और फादर की प्रॉपर्टी थी, है ना, हम यही तो अज्यूम कर रहे हैं कि फादर मरे हैं और फादर की प्रॉपर्टी थी, तो फिर किसे जाएगा, तो फिर वो जो सक्सेशन होगा उसका वो होगा सेक्शन 8 में। रूल 3 ऑफ 16 किसके लिए अप्लाई होता है, उन जगहों के लिए जहाँ पे एयर्स ऑफ हस्बैंड, एयर्स ऑफ फादर और एयर्स ऑफ मदर लिखा है। ये किन किन जगह पे मेंशन है, सेक्शन 15(b), सेक्शन 15(d) और सेक्शन 15(1)(e) और सेक्शन 15(2)(1)(a) और b, इन सब जगहों पे एयर्स ऑफ फादर, एयर्स ऑफ हस्बैंड या एयर ऑफ मदर का मेंशन है। तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, रूल 3 से। रूल 3 यह कहता है कि जहाँ पर भी एयर्स ऑफ हस्बैंड, एयर्स ऑफ फादर या एयर्स ऑफ मदर आया हुआ है, वहाँ पे आप ये मानोगे कि हस्बैंड, फादर या मदर की वो प्रॉपर्टी थी, और हस्बैंड, फादर या मदर जिनका भी मतलब एयर्स ऑफ लिखा हुआ है वो मरे हैं। तो जब वो मरे हैं और उनकी प्रॉपर्टी थी, तो उनकी प्रॉपर्टी आप कैसे डिवॉल्व करोगे, एज पर सेक्शन 8 फॉर हस्बैंड और फादर, है ना।
हम ये मानेंगे कि हस्बैंड मरा है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी, तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग डिवॉल्व कर देंगे, भले वो वुमेन की प्रॉपर्टी थी, ये सिर्फ एक अजम्पशन है। ऐसे ही सिमिलरली इन द केस ऑफ मदर, heirs ऑफ मदर। अब हम अच्छे से पढ़ते हैं अपना सेक्शन 15(1) रूल्स ऑफ सक्सेशन फॉर जनरल प्रॉपर्टी। अब हमने ऑलरेडी देखा है कि सेक्शन 15(2) जो है ए और बी, वो किस पे अप्लाई करता है, क्या उसका सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी होगा अगर फीमेल इशूलेस मरती है और उसने इनहेरिट किया हो या तो फादर और मदर से, ये 15(2)A कहता है। और 15(2)B क्या कहता है, 15(2)B कहता है अगर वुमेन इशूलेस है और उसने इनहेरिट किया है हस्बैंड या फादर इन लॉ से, तो 15(2) के अकॉर्डिंग होगा। इन दो तरह की सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी के अलावा जितनी भी तरह से प्रॉपर्टी मिली है, चाहे वो जिससे भी मिली है, वो किसके अंदर आता है, जनरल प्रॉपर्टी, और किससे गवर्न होता है, सेक्शन 15(1) से। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर किसी वुमेन ने कोई प्रॉपर्टी अपने फादर या मदर से इनहेरिट नहीं की है या अपने हस्बैंड और फादर इन लॉ से इनहेरिट नहीं की है, उसके अलावा उसने चाहे कैसी भी प्रॉपर्टी हासिल की हो, वो 15(1) से डिवॉल्व होगी। ठीक है। तो अगेन एक बार फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, 15(1) में एक हायरार्की ऑफ heirs दी गई है कि अगर फीमेल बिना विल बनाए मरती है, फीमेल इंटेस्टेट बनती है, तो कौन उसकी प्रॉपर्टी पाएगा। और ये किस केस के लिए, ये क्या है, जनरल प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ। जनरल प्रॉपर्टी क्या होगी, जो भी प्रॉपर्टी उसने मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट नहीं की है, वो जनरल प्रॉपर्टी है। ठीक है। और 15(1) क्या प्रोवाइड करता है, हायरार्की ऑफ हेयर कि किसे मिलना चाहिए। पहला क्या है, सन, डॉटर, चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज सन और हस्बैंड। सेकंड, heirs ऑफ हस्बैंड। थर्ड, मदर एंड फादर। फोर्थ, heirs ऑफ फादर एंड फिफ्थ, heirs ऑफ मदर। ये जो हायरार्की है, किसे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, सिर्फ किस पे अप्लाई होगी, जनरल प्रॉपर्टी पे। ये जो मैंने अभी पांच कैटेगरीज बताई हैं। जनरल प्रॉपर्टी फिर से बता रही हूँ क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं की गई है मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ से, तो वो हो जाती है जनरल प्रॉपर्टी और उस पर 15(1) का रूल अप्लाई होता है। और अगर इनहेरिट की गई है मदर या फादर से, तो 15(2) का रूल अप्लाई होता है, 2A। और अगर इनहेरिट की गई है हस्बैंड या फादर इन लॉ से, तो 15(2)B का रूल अप्लाई होता है। जहाँ फिर से ये देख लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टी मीन्स एवरी प्रॉपर्टी अदर देन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, हस्बैंड और इन लॉज में फादर इन लॉ सिर्फ। अब मान लो आपको इनहेरिटेंस में किसी अंकल से प्रॉपर्टी मिली है, तो वो भी आपकी जनरल प्रॉपर्टी होगी। या आपको किसी ने प्रॉपर्टी बेची है, आपको पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी विल में दी है, वो भी जनरल प्रॉपर्टी होगी। देखो, इनहेरिटेंस के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी होगी। फिर चाहे आपको पेरेंट्स ने गिफ्ट में ही क्यों ना दी हो प्रॉपर्टी, वो जनरल प्रॉपर्टी होगी। सिर्फ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी किस किस से, मदर, फादर, हस्बैंड और इन लॉ से, उसे ही जनरल प्रॉपर्टी मानेंगे। और बाकी प्रॉपर्टी उसके अलावा, जैसे कि मान लो पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट हो गया, हस्बैंड की तरफ से कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, रिलेटिव की तरफ से प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, विल में पेरेंट्स, हस्बैंड या किसी रिलेटिव में किया है कि इस वुमेन को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, उसने खुद के पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ये सब प्रॉपर्टी किस में आती है, जनरल प्रॉपर्टी में। उसकी खुद की जो सैलरी आती है, वो भी जनरल प्रॉपर्टी में ही आएगा उसका। तो बस सेक्शन 15(1) कब अप्लाई नहीं होगा, जब इनहेरिटेंस से मिली है प्रॉपर्टी। और किसकी इनहेरिटेंस से, सबके नहीं, अंकल के इनहेरिटेंस को, अंकल से अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली है किसी वुमेन को, तो हम वो उसकी जनरल प्रॉपर्टी ही मानेंगे। तो फिर जनरल प्रॉपर्टी कौन कौन सी नहीं होंगी, जनरल प्रॉपर्टी वो नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ वो नहीं होंगी जो इनहेरिटेंस से मिली है, किस किस से, फादर, मदर, हस्बैंड या इन लॉ। बाकी अगर फादर एंड मदर या हस्बैंड से गिफ्ट मिला है प्रॉपर्टी, वो जनरल प्रॉपर्टी है।
एक औरत ने खुद की सैलरी है या खुद की सैलरी से घर खरीदा है, ये दोनों भी जनरल प्रॉपर्टी है। उस लेडी का को पर्सनरी इंटरेस्ट भी जनरल प्रॉपर्टी है। अगर किसी रिलेटिव से उसे कुछ इनहेरिटेंस में मिला है, या रिलेटिव ने कुछ विल में दिया है, या फादर ने ही कुछ विल में दिया है, वो भी जनरल प्रॉपर्टी है। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं मान्य होगा, क्या 15(1) के अंदर नहीं आएगा ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इनहेरिट की गई है फ्रॉम हर पेरेंट्स, हस्बैंड या फादर इन लॉ से। अदरवाइज सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, वो होंगी जनरल प्रॉपर्टी, जो कि 15(1) से गवर्न होंगी। ठीक है, और 15(1) क्या कहता है, वो कहता है कि किस किस को प्रॉपर्टी मिलेगी। सबसे पहले सन्स, डॉटर्स, हस्बैंड को, फिर अगर वो नहीं है तो एयर्स ऑफ हस्बैंड को, वो नहीं है तो मदर या फादर को वुमेन के, वो नहीं है तो एयर्स ऑफ फादर, और लास्ट में एयर्स ऑफ मदर, है ना। तो ये है इस पूरी 15(1) की कहानी, कि जो भी प्रॉपर्टी जो वुमेन ने अपने मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट नहीं की है, उसको उसको कैसे किन किन लोगों को देना चाहिए, उसकी लिस्ट कौन प्रोवाइड करता है, सेक्शन 15(1). तो पहले तो आपको ये देखना है सोर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने कहा, है ना। तो हाँ, तो अगेन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, को पर्सनरी प्रॉपर्टी भी जो है वो क्या होती है, वो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन होती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, जनरल प्रॉपर्टी। और जनरल प्रॉपर्टी किस में आता है, 15(1) में। बेसिकली जनरल प्रॉपर्टी हर वो प्रॉपर्टी है जो किसी वुमेन को मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ की इनहेरिटेंस से नहीं मिली है। को पार्टनरी प्रॉपर्टी, उसकी खुद की सैलरी, उसकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, किसी रिलेटिव से गिफ्ट, फादर से गिफ्ट, मदर से विल, रिलेटिव की विल, रिलेटिव से इनहेरिटेंस, ये सब जो है ये आएंगे जनरल प्रॉपर्टी में। बस ये हमने बार बार रिपीट करनी है। अब हम अगेन सेक्शन 15(1) को देख लेते हैं। सेक्शन 15(1) रेड विथ सेक्शन 16(1). वो क्या कहता है, 5 कैटेगरीज दी गई हैं कि किन किन को फीमेल की प्रॉपर्टी मिल सकती है अगर फीमेल इंटरस्टेट मरी है ना। और ये भी कहता है कि एंट्री इन अर्लियर एंट्री एक्सक्लूड द एयर्स इन लेटर एंट्री। मान लो अगर सन्स हैं तो फिर एयर्स ऑफ हस्बैंड को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बेसिकली ये कह रहा है, आपको 15(1) अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब इन दिस केस आप ये देखो, ये वुमेन एक्स है, ये मरी है, इसके 3 बच्चे हैं, है ना। एक बहन है, एक हस्बैंड है, एक हस्बैंड का ब्रदर है, और उसके मम्मी पापा है ना। अब मान लो उसने ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से नहीं पाई है अपने मदर, फादर, हस्बैंड या फादर इन लॉ से, ठीक है। ये मान लो उसे किसी ने गिफ्ट दी है, गिफ्ट तो कोई भी दे सकता है, वो उसकी जनरल प्रॉपर्टी आ गई, चाहे वो फादर ने दी है, किसी रिलेटिव ने दी है ना। तो ये जनरल प्रॉपर्टी। यूजुअली अगर स्पेसिफिक वर्ड इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, मदर या हस्बैंड या फादर इन लॉ नहीं मेंशन होता, तो आप क्या मान के चलते हो, जनरल प्रॉपर्टी। और आप उस केस में क्या लगाओगे, 15(1). अगर कुछ नहीं दिया है तो आप जनरल प्रॉपर्टी ही मान के चलना और 15(1) ही लगाना। तो 15(1) क्या कहता है कि किसके जानी चाहिए एंट्री, अगर एक एंट्री के लोग हैं तो बाकी सब हट जाएंगे, है ना। तो ए में क्या है, सन्स हैं, डॉटर्स और हस्बैंड। अब क्योंकि सन्स, डॉटर्स, हस्बैंड ये हैं, तो बाकी लोगों को, हस्बैंड के ब्रदर को, एक्स की मदर को, एक्स के फादर को, एक्स की सिस्टर को नहीं मिलेगा, ये सब एक्सक्लूड हो जाएंगे। किस किस को प्रॉपर्टी मिलेगी, सिर्फ हस्बैंड, S1, S2 और D। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि 15(1) का अगर कोई भी एक एयर जो भी मेंशन किया गया है, सन, डॉटर, हस्बैंड, चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसेस चिल्ड्रन, अगर इनमें से कोई भी एक है तो फिर सेक्शन 15(1) में नहीं जा सकते हैं। बाकी के नीचे के एयर्स को कुछ नहीं मिलेगा अगर सन्स, डॉटर्स या हस्बैंड है। और अगर ये नहीं है तो भी वो इस बी वाली कैटेगरी में जाएगा, एयर्स ऑफ द हस्बैंड को, है ना। अब यहाँ पे सन्स भी हैं, डॉटर्स भी हैं, हस्बैंड भी है, तो इन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। कितना कितना हिस्सा, 4 लोग हैं तो सबको 1/4 शेयर मिलेगा। एक्स की पूरी प्रॉपर्टी को 4 से डिवाइड कर दो, है ना, तो 1/4 शेयर ईच मिलेगा, ठीक है, 1/4 शेयर ईच इन दिस केस।
ठीक है, समझ में आ रहा है? अगेन जनरल प्रॉपर्टी पे 15(1) अप्लाई होगा। 15(1) में 5 कैटेगरीज दे रखी हैं एयर्स की। जो पहली कैटेगरी के अगर एक भी एयर मेंशन है, मतलब एक भी मेंशन एयर में से कोई है, मान लो पहली कैटेगरी में है बेटा, बेटी, हस्बैंड या फिर चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन, अगर उनमें से कोई एक बेटा भी है तो बाकी बची हुई 4 कैटेगरी में जो लोग हैं जैसे मदर फादर, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, बस इतना सा इसका फंडा है। सिर्फ आप उन्हें ही बांटोगे जो एक कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या क्या है? ए क्या है, कहता है सन्स, डॉटर, हस्बैंड, चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन। बी क्या कहता है एयर्स ऑफ हस्बैंड। सी क्या कहता है मदर एंड फादर। डी क्या कहता है फादर्स एयर, एयर्स ऑफ फादर। एंड ई क्या कहता है एयर ऑफ मदर, है ना। तो अगर जनरल प्रॉपर्टी है और उसमें इस कैटेगरी में से एक भी बंदा मेंशन्ड है, सन, हस्बैंड, डॉटर में से मान लो सिर्फ हस्बैंड ही प्रेजेंट है, तो इन बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अब इस केस में तो सन भी मौजूद है, डॉटर भी मौजूद है, हस्बैंड भी मौजूद है, तो 15 एक ही कैटेगरी के लोग सारे मौजूद हैं, है ना। तो इसीलिए ये बाकी जो लोग हैं अरे गहरे ब्रदर, मदर, फादर, ये जो नीचे की कैटेगरी के वाले लोग थे, इन सबको हटा दिया जाएगा और किन्हें सिर्फ इनहेरिटेंस मिलेगी, इन 4 लोगों को, 3 बच्चों को और हस्बैंड को। ये कहता है 15(1). ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे से डाइसेक्ट करते हैं। 15(1) ये कहता है डॉटर, सन, चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, है ना। तो इसमें लिखा है सेक्शन 16 में, जैसे कि हमने बताया कि ऑल सर्वाइविंग एयर्स जो है वो साइमल्टेनियसली लेंगे और एट द एक्सक्लूजन ऑफ अदर एयर्स। तो 15(1) में अगर कोई भी प्रेजेंट है जैसा कि हम पहले बता रहे हैं, तो बाकी की एयर 15(1)B, 15(1)C, 15(1)D, 15(1)E इन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर सन, डॉटर, चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन और हस्बैंड में से कोई एक भी है, तो फिर बाकी के एयर जैसे एयर्स ऑफ हस्बैंड, मदर एंड फादर, एयर ऑफ फादर, एयर ऑफ मदर, इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और ये जो है, ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं इसी में से ए में से सन, डॉटर, चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन और हस्बैंड, इन्हें बराबर बराबर का शेयर मिलेगा। बस चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन में थोड़ा अलग हो जाता है, इसमें जितना पेरेंट को ही मिलना था उसी में से डिवाइड करना होता है। बाकी सन को बराबर शेयर मिलेगा, डॉटर को बराबर शेयर मिलेगा, हस्बैंड को बराबर शेयर मिलेगा, है ना। और माँ की प्रॉपर्टी कोई भी इनहेरिट कर सकता है, चाहे वो लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइडेबल मैरिज हो या अडॉप्टेड चाइल्ड हो। लेकिन स्टेप चिल्ड्रन सन और डॉटर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ना ही सेक्शन 2 में जैसे कहा कि इशू लेस चाहिए, लेकिन अगर स्टेप सन है तो उसे इशू लेस ही माना जाएगा। स्टेप सन को बेटा या बेटी या स्टेप डॉटर को, स्टेप सन या स्टेप डॉटर को बेटा या बेटी नहीं माना जाता है। ठीक है, चाहे 15(1) के लिए हो चाहे 15(2) के लिए हो। तो सन और डॉटर में क्या क्या आते हैं? ऐसे बच्चे जो इलेजिटिमेट हैं, इलेजिटिमेट है, शादी से हैं। इलेजिटिमेट कौन हुए? जो लिव इन वगैरह से हुए। चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज कौन हुए? जैसे मान लो किसी की उम्र छोटी थी तो वो वॉइड हो गई, है ना। तो चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज और अवॉइडेड अडॉप्टेड चाइल्ड, इन चारों केसेस में चाहे बच्चे इलेजिटिमेट हो, लेजिटिमेट हो, कैसे भी हो, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, तो उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। सिर्फ किसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी? स्टेप्सन को। और जैसा कि मैंने पहले बताया, स्टेप्सन को कब प्रॉपर्टी मिलेगी? स्टेप्सन को प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब एज अ एयर ऑफ हस्बैंड ही मिल सकती है सिर्फ। जैसे ब्रदर एंड सिस्टर को एज अ एयर ऑफ फादर मिलती है ना, वैसे स्टेप्सन को भी एज अ एयर ऑफ हस्बैंड ही मिल सकती है और कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और मैरिटल स्टेटस वगैरह मदर का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। और बच्चे चाहे अलग अलग हस्बैंड से हों, वो सब साथ में ही इनहेरिट करेंगे, है ना। तो मान लो अगर वुमेन ने 2 शादियाँ की है, एक शादी से एक बच्चा है, दूसरी शादी से दूसरा बच्चा है, तो ये नहीं कि सिर्फ दूसरे बच्चे को प्रॉपर्टी मिलेगी। जब वुमेन मरेगी तो उसके दोनों बच्चों को प्रॉपर्टी मिलेगी, एक को भी, 2 को भी। ये कहना चाह रहा है।
तो बेसिकली हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, सन्स, डॉटर, चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन, हस्बैंड में पहला अगर ये इनमें से कोई एक भी हो, ये सारे हों, तो फिर 15 क्लॉज बी यानी एयर्स ऑफ हस्बैंड, सी यानी कि मदर एंड फादर, डी एयर्स ऑफ फादर और ई एयर ऑफ मदर को कुछ नहीं मिलेगा। अगर इनमें से कोई एक है तो सिर्फ इन्हीं को ही मिलेगा, बाकी सबको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, सन और डॉटर कौन क्या रहेगा, सन और डॉटर हर बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुआ हो या अडॉप्टेड चाइल्ड हो, उसे प्रॉपर्टी मिलेगी ही, वो सन या डॉटर की कैटेगरी में आएगा। एक्सेप्ट स्टेप चाइल्ड किसकी कैटेगरी में आएगा, एयर ऑफ हस्बैंड की, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि ये एक वुमेन है एक्स, ठीक है, वो मरी है, तो अब कुछ मेंशन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि उसकी जनरल प्रॉपर्टी के डिवोल्यूशन का क्वेश्चन है कि उसे कैसे बांटे, है ना। तो 15(1) अप्लाई होगा। 15(1) में पहली कैटेगरी क्या कहती है, सन्स, डॉटर्स, चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन और हस्बैंड। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 4 लोग प्रेजेंट हैं, तो हाँ जी, हस्बैंड प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है, डॉटर भी प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई प्रीडिसीज चाइल्ड तो है नहीं, और अगर कोई प्रीडिसीज चाइल्ड नहीं होता तो फिर ग्रैंडसन्स को मिलता नहीं है। ग्रैंडसन्स या ग्रैंड डॉटर को कब मिलता है, जब उनके मम्मी पापा, अगर ये एस मरा हुआ होता तो एस डी और एस एस को इनहेरिटेंस मिलती, लेकिन क्योंकि अभी ये एस जिंदा है तो इन दोनों को कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी। तो 15(1) से किन किन लोगों को इस केस में प्रॉपर्टी मिल रही है, एच को, एस को और डी को। डी भले ही डॉटर की इलेजिटिमेट है, स्टिल वो एज अ डॉटर काउंट होगी। तो एक्स के मरने के बाद किस किस को प्रॉपर्टी मिलेगी एज पर 15 सन को, डॉटर को वेदर इलेजिटिमेट लेजिटिमेट और हस्बैंड को, तो यानी कि 1/3 प्रॉपर्टी ईच, क्योंकि 3 लोग हमने देखे ना कि 15(1) में कौन कौन आ रहा है, तो 3 लोग आ रहे हैं तो 1/3 ईच, ठीक है। हाँ, तो बट ये बात है कि जो लेजिटिमेसी वाली बात है कि इलेजिटिमेट को भी प्रॉपर्टी मिल सकती है, ये सिर्फ बच्चों पे अप्लाई हो सकती है। अब मान लो आपका एक बच्चा मर गया है लेकिन उसका बच्चा हो रखा है, यानी कि बच्चे का बच्चा जो है वो लेजिटिमेट होना चाहिए। बच्चा आपका इलेजिटिमेट हो तो प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन बच्चे का बच्चा अगर इलेजिटिमेट हो तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। और हाँ कि स्टेप ग्रैंड चाइल्ड, अब स्टेप चाइल्ड को प्रॉपर्टी नहीं दे रहे तो हम स्टेप ग्रैंड चाइल्ड को नहीं देंगे। और तो हम इसको एक एग्जाम्पल से बताते हैं, किसको, कि चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन भी लेजिटिमेट होने चाहिए। मान लो एक वुमेन है एक्स, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, एक है S1 और एक है S2, ये दोनों इलेजिटिमेट सन है। और इनमें से, ठीक है, तो अगर ये वुमन अभी मरती और S1 और S2 छोड़ते तो फिर क्या दोनों को प्रॉपर्टी मिलती, भले ही वो इलेजिटिमेट हो, क्योंकि बच्चे चाहे इलेजिटिमेट हो या लेजिटिमेट हो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना, मिलेगी तो उन्हें प्रॉपर्टी। लेकिन मान लो S2 पहले ही मर चुका है, लेकिन उसकी एक डॉटर रही है S2D, और ये दोनों ब्रदर जो हैं ये इलेजिटिमेट है, यानी कि बिना शादी के पैदा हुए हैं। तो एक और चीज़ आती है कि ये चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चाइल्ड, चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चाइल्ड, ये जो पेरेंट है S2, ये भी लेजिटिमेट होना चाहिए सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन के केस में। तो क्योंकि इस केस में S2 लेजिटिमेट नहीं है, अगर S2 जिंदा होता तो ऐसा इलेजिटिमेट चाइल्ड उसे मिलता, लेकिन क्योंकि S2 मर चुका है और वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था, तो ये ग्रैंड डॉटर को भी नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी। एक और सिनेरियो है, वो क्या है कि मान लो S2 जो है वो इलेजिटिमेट था और S2D भी इलेजिटिमेट है। इन दिस केस ऑल्सो S2D को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि चिल्ड्रन ऑफ अ प्रीडिसीज चिल्ड्रन को जो क्या होना चाहिए, लेजिटिमेट, और उनके पेरेंट को भी लेजिटिमेट होना चाहिए, ठीक है।
ये सिर्फ किस पे अप्लाई होता है? चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज चिल्ड्रन पे। क्योंकि देखो, वुमेन के जो डायरेक्ट बच्चे हैं वो इलेजिटिमेट हो तो वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन केस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज चिल्ड्रन, जैसे यहाँ पे एसटीडी का मामला है, तो इन दिस केस एक तो उसे लेजिटिमेट होना चाहिए और उसके फादर या मदर को यानी कि S2 को यहाँ पे लेजिटिमेट होना चाहिए, सिर्फ इन केस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज चिल्ड्रन। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है अभी तक के एग्ज़ाम्स में, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रीडिंग मटेरियल में मेंशन था तो मैंने आपको बता दिया है। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, वरना यू कैन स्किप इट, बट इतना याद ज़रूर रखिएगा कि सन और डॉटर वुमेन के, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, सन और डॉटर, चाहे वो अडॉप्टेड हो चाहे वो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से हो, इन सब को प्रॉपर्टी मिलेगी, सिर्फ स्टेप चाइल्ड को नहीं मिलेगी। लेकिन अगेन फॉर रेफरेंस, इतना ज़रूरी नहीं, स्किप मार सकते हो आप ये। इन केस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज चिल्ड्रन, एक तो उस जो बच्चे का जो बच्चा है वो लेजिटिमेट होना चाहिए, जो मरे हुए बच्चे का बच्चा है। और मान लो आपका एक सन है और उसकी एक डॉटर है, तो अगर आपका वो सन पहले मर गया है तो आपकी जो ग्रैंड डॉटर है ना, सन की जो डॉटर है उसे लेजिटिमेट होना चाहिए और आपके सन को भी लेजिटिमेट होना चाहिए, जस्ट सिर्फ एक केस में, जब वो मरा है। अगर आपका वो सन जिंदा होता और अगर उसकी डॉटर होती और सन इलेजिटिमेट होगा, अगर सन जिंदा, इलेजिटिमेट सन जिंदा है तो उसे प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन अगर इलेजिटिमेट सन मर जाता है और वो अपने बच्चों को छोड़ जाता है तो उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, सीधा सीधा ये मतलब है इसका, ठीक है। बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए, चिल्ड्रन, सन या डॉटर, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, वॉइड, वॉइडेबल, ये इन सबको प्रॉपर्टी मिलेगी। और हस्बैंड मीन्स लास्ट लॉफुली वेडिड हस्बैंड, ठीक है। जिससे भी इसने लास्ट लॉफुली शादी की है वो कहलाएगा हस्बैंड, लिव इन वगैरह में हस्बैंड नहीं कहलाएगा। बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं और बाकी हम कल करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, तो हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा कवर किया था, क्या कौन सा टॉपिक, सक्सेशन टू अ फीमेल इंटेस्टेट प्रॉपर्टी। अगर कोई महिला विल बनाए बिना मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किस किस को बटेगी। इसके लिए हमने क्या क्या देखा था, हमने सेक्शन 15 देखा था और सेक्शन 16 पढ़ा था, और हमने सेक्शन 15(1)(a) को थोड़ा सा इलेबरेट भी किया था, और हम इसके आगे के सेक्शन अब दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। तो सेक्शन 15(1)(a) में क्या था कि सन, डॉटर, हस्बैंड और चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज चिल्ड्रन, अगर ये लोग हैं तो सिर्फ इन्हें ही प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सारे वुमेन की, इन 4 कैटेगरी के बच्चों को। और इनमें से कोई एक भी है तो बाकी नीचे के जो लोग थे जैसे heirs ऑफ हस्बैंड, मदर, फादर वगैरह, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ ये सन, डॉटर, हस्बैंड इन सबको ही मिलेगा अगर ये है तो, ठीक है। फिर अब हम आते हैं 15(1)(b) में, और अगेन 15(1)(a) में हमने पढ़ा था कि चाहे बच्चे इलेजिटिमेट हो, लेजिटिमेट हो, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज का हो या अडॉप्टेड हो, वो एज अ सन या डॉटर कहलाएगा और वो प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन स्टेप सन या स्टेप डॉटर सन या डॉटर के अंडर नहीं आएंगे, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है 15(1)(a) में। अब हम आते हैं 15(1)(b) में, जो कि क्या कहता है, heirs ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। अब अगर 15(1)(a) के कोई भी लोग प्रेजेंट है नहीं, है ना, इसका मतलब क्या है, ना ही सन है उस वुमन का जो मरी है, ना ही हस्बैंड है, ना ही डॉटर है ना, तब किससे मिलेगा प्रॉपर्टी, heirs ऑफ हस्बैंड को, ठीक है। अगर वुमेन शादीशुदा है और उसका हस्बैंड मर गया, उसके बच्चे भी नहीं है, इन दैट केस 15(1)(a) में से तो अब कोई भी नहीं है, तो अब हम किस पाएंगे, 15(1)(b) के लोगों पे, मतलब 15(1)(b) के लोगों में जो जो मेंशन है उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना। If a woman dies without leaving behind her husband and children, अगर 15(1)(a) में हस्बैंड और चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज चिल्ड्रन नहीं है, तब प्रॉपर्टी किसे जाएगी, heirs ऑफ द हस्बैंड को।
और मैंने क्या बताया था पहले, अब हम इसे और डिटेल में देख लेते हैं। जहाँ पे भी heirs ऑफ द हस्बैंड आएगा तो सेक्शन 16 के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग क्या है, जहाँ पे भी heirs ऑफ द हस्बैंड आएगा वहाँ हम ये अस्यूम करेंगे, क्योंकि अब आ गया heirs ऑफ हस्बैंड, तो हम ये अस्यूम करेंगे अगर जहाँ पे भी heirs ऑफ हस्बैंड होगा, मान लो जहाँ पे भी उस वुमन के बच्चे नहीं है, हस्बैंड नहीं है, और ना ही कोई चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज चिल्ड्रन है, तो उस केस में प्रॉपर्टी किसे जानी है, heirs ऑफ द हस्बैंड को, है ना। ए का कोई नहीं है तो बी कोई तो जाएगी, है ना, बी की कैटेगरी में जो भी है, तो प्रॉपर्टी heirs ऑफ द हस्बैंड को चाहिए। अब हम heirs ऑफ द हस्बैंड कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम ये अस्यूम करते हैं क्योंकि जो वुमन मरी है उसकी प्रॉपर्टी ऐसा हम मानेंगे कि उसकी हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी, है ना। मान लो ये वुमन एक्स मरी है, ठीक है, और एक्स अपने हस्बैंड, मैंने यहाँ पे बना रखा है चार्ट, हाँ। सो ये वुमन मरी है एक्स यहाँ पे, है ना, और इसका एक हस्बैंड था, वो उससे पहले ही मर चुका है ना। तो और इसके अपने कोई बच्चे नहीं हैं, तो इन दिस केस हम अभी ये बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ ये मानते हैं कि अब सिर्फ हस्बैंड की मम्मी यानी कि एक्स की मदर इन लॉ ही बची है। तो इन दिस केस क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, ना ही एक्स की कोई बच्चा था और ना ही एक्स का हस्बैंड बचा था, तो कौन बची, सिर्फ उसकी मदर इन लॉ। अब क्योंकि हस्बैंड और चिल्ड्रन नहीं है तो प्रॉपर्टी किसे जाएगी, heirs ऑफ द हस्बैंड को। अब heirs ऑफ द हस्बैंड कौन होंगे, इसके लिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो एक्स की प्रॉपर्टी थी जो अभी हमें बांटनी है वो किसकी है, हम अज्यूम करेंगे कि वो एक्स की प्रॉपर्टी एच की थी, है ना। हम ये अज्यूम करेंगे कि अज्यूम द प्रॉपर्टी विल बी अज्यूम टू बी ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। जब कोई चिल्ड्रन और हस्बैंड नहीं है वुमेन के, तो हम heirs ऑफ द हस्बैंड को प्रॉपर्टी देंगे और उन्हें प्रॉपर्टी देने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी है जिसे हमें अभी बांटना है, जो एक्चुअली में वुमेन की प्रॉपर्टी है, हम ये अज्यूम करेंगे कि जो वो मरी हुई वुमेन की डेड वुमेन की प्रॉपर्टी थी, हम ये अज्यूम करेंगे कि वो उसके हस्बैंड ही थी, ठीक है। और हम ये अज्यूम करेंगे कि वो हस्बैंड मरा है और वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी, भले ही रियल लाइफ में वो प्रॉपर्टी एक्स यानी कि वुमेन की थी, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया इन केस ऑफ heirs ऑफ हस्बैंड कि वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की थी। अब हस्बैंड की प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, है ना। हमने ये माना कि वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी और हस्बैंड मरा है, तो अब हस्बैंड की प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 8 में क्लास 1 एयर कौन कौन है, उनमें से एक मदर भी है ना। यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड की मदर यानी कि एक्स की मदर इन लॉ हेयर ऑफ हस्बैंड है, अभी जिस केस की मैं बात कर रही हूँ, तो सिर्फ मदर को एक्स की प्रॉपर्टी मिलेगी, कैसे, एज अ हेयर ऑफ हस्बैंड, ठीक है। तो बेसिकली हमने इससे क्या जाना कि 15 जब 15 ए में कोई भी नहीं है, ना सन है ना डॉटर है ना हस्बैंड ना चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज चिल्ड्रन है, तब 15 बी के लोगों को प्रॉपर्टी मिली थी। 15 बी कौन है, heirs ऑफ द हस्बैंड। अब heirs ऑफ द हस्बैंड को पता लगाने के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि वो जो डेड फीमेल की प्रॉपर्टी है वो उसकी नहीं, वो उसके हस्बैंड की थी। ये सिर्फ क्या है, एक असम्पशन है, ठीक है। इससे हम और हम ये सोचेंगे कि वो फीमेल नहीं, वो हस्बैंड मरा है, तो हम क्या मानेंगे कि वो प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड की थी और हस्बैंड मरा है, अजम्पशन है ना। तो फिर अगर हमने माना कि वो प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड की थी, तो हम कैसे डिवॉल्व करेंगे, एज पर सेक्शन 8 ऑफ HSA हम ये मान के चलेंगे कि हम उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी को बांट रहे हैं ना, heirs ऑफ द हस्बैंड पता लगाने के लिए। अब हमने ये माना कि प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड की थी, है ना। अब heirs ऑफ द हस्बैंड कौन कौन हो सकता है, मदर हो सकता है, सन ऑफ हस्बैंड हो सकता है ना। तो एज पर सेक्शन 8 क्लास 1 हेयर जो भी है हस्बैंड के, उन्हें ये प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। It will be assumed that husband died immediately after woman dead and woman's dead and the property belonged to the husband। जो कि मैं कह रही हूँ कि 15(1) भी किसे देता है, heirs of husband को woman की प्रॉपर्टी देता है। heirs of husband जानने के लिए हम क्या assume करेंगे, एक तो ये कि प्रॉपर्टी husband को belong करती है और दूसरा ये कि husband मरा है in this case।
जिससे उसकी प्रॉपर्टी किस से डिफॉल्व हो सके, सेक्शन 8 से, उसके क्लास 1 एयर पर। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो आप बस ये जानिएगा, जहाँ पे भी एयर्स ऑफ द हस्बैंड आएगा वहाँ पे आप ये देखिएगा कि हस्बैंड के क्लास 1 एयर कौन कौन से हैं। आप किन्हें ढूंढेंगे, हस्बैंड की मदर को, हस्बैंड के विडो ऑफ प्री डिसीज चाइल्ड, है ना। आप ढूंढेंगे कि कोई स्टेप सन तो नहीं है वुमेन का, यानी कि मतलब वो हस्बैंड का बेटा है लेकिन किसी दूसरी लेडी से, जो वुमेन मरी है उनसे नहीं। तो ये चीज़ें आप ढूंढेंगे एज अ एयर्स ऑफ हस्बैंड, किस लिए, क्लास 1 के लिए। यूजुअली क्वेश्चन में या तो एयर्स ऑफ हस्बैंड में मदर इन लॉ आती है वुमेन की, यानी कि हस्बैंड की मम्मी, और स्टेप सन आता है। तो आप इतना भी याद रखोगे तो चल जाएगा, इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, बट हाँ आएगा किसके अंदर, ये एयर्स ऑफ हस्बैंड के अंदर, है ना। तो अब हम थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं और ये इसका प्रैक्टिकल लाइफ में देख लेते हैं। मान लो एक वुमन है एक्स, वो मर गई है और उसका हस्बैंड उससे पहले ही मर गया था, ठीक है, और उसके बच्चे भी नहीं है। तो 15(1)(a) का की कैटेगरी में जो जो मेंशन है उनमें से कोई भी नहीं है, ना हस्बैंड है ना चिल्ड्रन है ना। तो फिर इन दिस केस वो अ, अ, और इन दिस केस उसका हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, और ये एक्स मर गई है। क्या उसके पीछे क्या क्या बचे हैं, एक स्टेप्सन एस, यानी कि वो है हस्बैंड का बेटा लेकिन किसी और लेडी से, तो एक स्टेप्सन छोड़ा है और एक मदर इन लॉ छोड़ी है, यानी हस्बैंड की मम्मी, है ना। अब क्योंकि कैटेगरी ए में से कोई नहीं है, ना ही सन्स है ना ही डॉटर्स है ना ही हस्बैंड है, तो किन लोगों को प्रॉपर्टी मिलेगी इन दिस केस, कैटेगरी बी, एयर्स ऑफ हस्बैंड। और एयर्स ऑफ हस्बैंड कौन होंगे, हस्बैंड के क्लास 1 एयर्स, है ना। अब हस्बैंड के क्लास 1 कौन एयर्स कौन कौन है, सन और मदर। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, लेकिन लॉन्ग वे से अगर आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि हम ये अज्यूम करेंगे कि वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की है और हस्बैंड मरा है, इसलिए हम सेक्शन 8 अप्लाई करेंगे अब, क्योंकि वुमेन के बच्चे नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है। तो हमने सेक्शन 8 अप्लाई करके ये देखा कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी अगर वो होती तो किसे किसे जाती, वो किसे किसे जाती, एक तो सन को और एक मदर को, है ना। मदर ऑफ हस्बैंड और सन, यानी कि एक्स के स्टेप सन और एक्स के मदर इन लॉ को, है ना। तो इन दिस केस दो लोगों को ही प्रॉपर्टी जाएगी, एक है तो हो गई ये एन, यानी कि एक्स की मदर इन लॉ, और एस स्टेप सन। याद रखिएगा स्टेप सन को सिर्फ एज अ एयर ऑफ हस्बैंड प्रॉपर्टी मिल सकती है। Stepson can, as an heir of husband, can get female intestate property. मैं इसे दोबारा से क्लियर करके थोड़ा सा अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। अगर आपको इतना सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप बस इतना याद रखिएगा कि अगर ये जो वुमेन मरी है एक्स, यहाँ पे इसके कोई बच्चा नहीं है और हस्बैंड नहीं है, तो हम ये पता लगाएंगे कि अगर ये प्रॉपर्टी हस्बैंड की होती तो कौन कौन क्लास 1 एयर होता हस्बैंड का, या सिंपली ये सब भी छोड़िए आप, हम ये कहेंगे कि मान लो ये वुमेन एक्स मरी है, इसके कोई बच्चे नहीं है और हस्बैंड नहीं है, तो हम बस ये देखेंगे कि हस्बैंड के क्लास 1 एयर कौन कौन से हैं और हम उन्हें प्रॉपर्टी दे देंगे। इन दिस केस क्लास 1 एयर कौन कौन था, मदर और सन, यानी कि एक्स के स्टेप सन और एक्स की मदर इन लॉ। तो इन दोनों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी कैसे, एज अ एयर ऑफ हस्बैंड। जहाँ पे भी मदर इन लॉ स्टेप सन हो तो वहाँ पे प्रॉपर्टी एज अ एयर ऑफ हस्बैंड मिल सकती है उन्हें।